ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है, जहां उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है, जहां सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसा तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है, जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफी काफी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मजे करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसे बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आखिर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं,
बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो, ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू, बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊंगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊं। हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है, उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी, कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का। चालाक बीवी श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहाँ आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है।
कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूँ, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूँ। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अब मेरी ही वजह से कोई यहाँ खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए, कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है। और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए
तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। गांव की बहन। फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं, बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की, यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी, और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ, बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर बा, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर, वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी, अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था, भुगतो। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल, तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने, मार्केट तक ही तो जाना है, इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन ऐसे नहीं चलेगा, जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था, और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइन ने ना
ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओह, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे है दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खिलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे, ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो है ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आप गांव ही ले चलिए मुझे।